मैथमेटिक्स क्लास 9th इसकी एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज उसको करेंगे। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने ऑर्डर पूछा है कि ये ऑर्डर जो है निकालें, लेकिन आपको क्या पता है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताना है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और ऑर्डर होता क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई ऑर्डर। मतलब क्या है कि जो भी किसी भी एक मैट्रिक में, सबसे पहले तो मैट्रिक को समझे होता क्या है। ये होता है मैट्रिक्स जिसको करली ब्रेसिस के साथ क्लोज कर दिया जाता है। अब बाज़ बच्चे गलती ये करते हैं कि 2 के बाद यहाँ पे वाव लगा देते हैं ऐसे करके 2 व 3। ये बिल्कुल गलत तरीका है। 2 व 3 नहीं होता, खाली ऐसे 2 फिर 3 फिर -5 फिर ये 6। अगर इसको एग्जैक्ट समझना है तो वो इस तरह से बनेगा कि अगर हम इसको ये देखें तो अब ये जो है ये एक मैट्रिक कहलाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों? इसमें ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे अलग अलग कॉलम्स हैं, अलग अलग रोज़ हैं, तो ये एक मैट्रिक होगा। अब इसके अंदर लाइंस तो एक्चुअली हम ड्रा नहीं करते, लेकिन इसका मकसद यही होता है कि सब को अलग अलग करके लिखा जाए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई सारे अलग अलग जो हैं पोर्शन के अंदर फिट हो जाएं। अच्छा, अब ये जो हमारी होती है इस साइड पे जो रनिंग में होती है ये रोज़ होती हैं, और इस साइड पे जो डाउनवर्ड होती है इसको कहते हैं कॉलम। ये रो और ये कॉलम। तो अब ये देखें इसके अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये डी को देखें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कॉलम्स हैं। इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। और इसमें 1 2 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। ऑर्डर बेसिकली रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल एम से। इस चीज़ को आपने नोट करना है कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, जबकि रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। और कॉलम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये M1 M2 M3 3 हमारे पास रोज़ आ गई हैं, जबकि कॉलम की बात की जाए तो कॉलम हमारे पास कितना है? ये 1 है ऐसे करके, ठीक है। तो ये C1 या फिर इसको हम N1 कहेंगे। N से रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? कॉलम को, ठीक है। तो ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर को लिखते हैं M/N या M क्रॉस N। M/N का मतलब क्या है कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये उसका ऑर्डर हो जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसमें क्या पूछा गया है? 2 3 -5 और 6। अब इसमें देखें आप, 1 रो है और 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो इसका 2/2, ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आया वो 2/2 या 2 क्रॉस 2 कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोज़ हमारे पास 2 थी और कॉलम भी 2 थे। और इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास रोज़ 2 हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2, तो कॉलम भी 2 है हमारे पास। तो ये भी 2 क्रॉस 2 या फिर 2/2, जैसे आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में अगर 2/2 है तो आप 2/2 करके लिखें। इसमें देखें आपके पास 1 रो है लेकिन 2 कॉलम है, तो हम इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 2 या 1/2, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया ही है कि रो है हमारे पास 3 और कॉलम है 1, तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं या 3 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 3 क्रॉस 2 या 3/2, ठीक हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1
इसका आंसर होगा। ये देखें आप जी वाला पोर्शन, जी वाले पोर्शन में 1 2 एंड 3 रोज एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स, तो 3/3 इसका आंसर होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट वन क्वेश्चन जो है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमें क्या पता है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइए वो समझते हैं। कोई से भी 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के एक तो बराबर हों, जैसे कि ABCDEF, ABCDEF। ये देखें नंबर ऑफ़ रोज़ एक तो ये है कि दोनों बराबर हों नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, 3 कॉलम और 2 रोज़। एक तो शर्त ये है कि दोनों के बराबर होने चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि हर एंटिटी उस साइड पे दूसरी एंटिटी के बराबर हो। अगर बिलफर्ज यहाँ पे A आया है तो इस साइड पे भी A आना चाहिए, ऐसे ही है, A ही आ रहा है तो इस साइड पे अगर B आ रहा है तो दूसरी साइड पे भी B आना चाहिए, C आ रहा है तो C आना चाहिए, D आ रहा है तो D आना चाहिए, E तो E, F तो F। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स हो तो फिर 1 2 3 4 यही मैट्रिक्स इसके बराबर होगा, अदरवाइज़ ये अनइक्वल मैट्रिक्स होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4, ये लिख दूँ मैं 1 2 3 4, देखने को तो ये सेम है 1 2 3 4 या 1 2 3 4, लेकिन ये अनइक्वल हैं। क्यों अनइक्वल हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 है और इस जगह पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसको भी एक मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है कन्वर्जन में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इधर। तो अब ये A मैट्रिक्स है। अब इस तरह का कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर एंटिटी सिंगल दी गई हो, कोई ऐसा मैट्रिक्स है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा है ऐसा मैट्रिक्स। चलें एक और मैट्रिक्स है ये B। अब ये B देखें, कोई इस तरह का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है हमें? हाँ, ये देखें। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें 3 + 2 दिया हुआ है। 3 + 2 का मतलब क्या होता है? 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि B = I, ठीक है। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, B और I इक्वल मैट्रिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट और मैट्रिक्स देखते हैं। अब ये C मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें 5 और -2 है। क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहा है 5 और -2? नहीं नज़र आ रहा। 5 और 3 इस तरह का कोई मैट्रिक्स नज़र आ रहा है? इस तरह का भी कोई मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखें, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला E मैट्रिक्स 4 0 6 व 2, ठीक है। यहाँ पे 4 0 6 व 2, एक तो E बराबर है, इक्वल है H के। मोर ओवर ये J जो मैट्रिक्स है इसको देखें आप तो 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 के, 2 - 2 बराबर 0, ये हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगा और ये हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो एंटिटीज़ देखें 4 4 0 0 6 6 एंड 2 2, तो ये भी हमारे पास बराबर आ गया। मतलब E बराबर है H के एंड H = J, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों इक्वल मैट्रिसेस आ गए हैं। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स देखें, ये वाला मैट्रिक्स। अब इसमें क्या 3 - 1, अगर 3 - 1 करें तो 2 आता है और 3 + 3 करें तो हमारे पास 6 आता है। तो क्या इस तरह का मैट्रिक्स है? यस, अवेलेबल है, F मैट्रिक्स। सो F = G, तो F और G इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डायरेक्ट दे दिया हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। मैंने आपको बताया इक्वल कब होंगे, जब ये वाली एंटिटी इसके बराबर होगी, ये वाली एंटिटी इसके बराबर होगी, और ये एंटिटी इसके बराबर होगी, और ये एंटिटी इसके बराबर होगी। बराबर उसी सूरत में हो सकती है जब हमें इसकी वैल्यूज़ पता चल जाएं, ए बी सी डी की, और वही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम ये सी से लेकर चलते हैं। क्यों? ऊपर हमारे पास ए और सी कंबाइन है, ए और बी भी कंबाइन है, या तो डी अलग है या सी अलग है। ठीक है, तो फिर हम सी को लेकर सबसे पहले चलते हैं। आपने इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होंगे ना, तभी हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। जब हम दोनों जगह पे +1 ऐड कर देंगे तो 3 + 1 कर देंगे तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, तो c किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। ठीक हो गया, c हमारे पास आ गया 4 के। अब हम d निकाल लेते हैं, ये वाला 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, हम इसको इक्वल से इस साइड पे भी ला सकते हैं, या इसको इक्वल के उस साइड पे भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन आप ऐसे करके प्लस दोनों साइड पे कर लें उस रकम को, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, मैं ये 2d को इस साइड पे लाने लगा हूँ, 4d यहाँ पे प्लस था ये, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2d इज़ इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस था तो उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2d इज़ इक्वल टू 6, और d हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2 डिवाइड कर देंगे इस साइड पे जाके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। अब वैल्यूज़ कौन सी रह गई हैं? a और b रह गई है। तो अब इसमें a + c है और इज़ इक्वल टू 0 है, तो a + c इज़ इक्वल टू 0। हमें c की वैल्यू पता है, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है, तो a + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -4। ठीक हो गया। अब लास्ट वैल्यू b फाइंड करना है। हमें a की अब पता चल गई है, क्योंकि a इसके साथ कंबाइंड है b के साथ, तो a + 2b इज़ इक्वल टू -7। और अब a की वैल्यू पुट कर देंगे, -4। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, +7 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस में है तो उस साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, -2b। और अब इसको देखें अगर हम, तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा, क्योंकि +7 है तो बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही आ जाता है हमारे पास। 3 इज़ इक्वल टू -2b। लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पे -2b है, माइनस इधर नहीं आना चाहिए, माइनस आगे कांस्टेंट के साथ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि b इज़ इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि a हमारे पास आया है -4 के, b आया है हमारे पास -3/2 के, c हमारे पास आया है 4 के, और d किसके बराबर आया है? 3 के। सो दिस इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1।